नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। राहुल गांधी के बजाय गोगोई के पहले बोलने पर भाजपा ने कसा तंज। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस से पूछा, पहले राहुल गांधी के बोलने के लिए क्यों लिखी थी चिट्ठी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किया करारा हमला। पीएम ने कहा, सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के आपस में अविश्वास को लेकर लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा, सोनिया जी के दो काम, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए निशिकांत दुबे ने विपक्षी गठबंधन पर भी कसा तंज। कहा, विपक्षी गठबंधन की हालत आंख का अंधा, नाम नयन सुख जैसी। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर बीजेपी ने की विपक्ष की खिंचाई। कहा, घमंडिया गठबंधन को लेकर आई है प्रस्ताव, सरकार के पास है पूर्ण बहुमत। वहीं कांग्रेस ने कहा, संसद के अंदर संख्या पर नहीं मुद्दों पर होती है बात। सशस्त्र बलों की मजबूती के लिए अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 और भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को संसद से मिली मंजूरी। विपक्ष के हंगामे के दौरान सदन में अमर्यादित आचरण के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए मंडराया निलंबन का खतरा। कल 9 अगस्त को बीजेपी देश भर में चलाएगी भ्रष्टाचार परिवारवाद इंडिया छोड़ो अभियान। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का निर्देश, 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस। पीएम मोदी का एनडीए सांसदों से मिलने का सिलसिला जारी। आज राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के सांसदों के साथ करेंगे बातचीत। लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति पर होगी चर्चा। आज गयाना में होगा भारत वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला। सीरीज में 0-2 से पीछे है भारत। अब विस्तार से समाचार। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। अविश्वास प्रस्ताव पे कुल 16 घंटे चर्चा चलेगी। भाजपा की ओर से गुना के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद अपना वक्तव्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से असम से कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का पत्र लिखा गया था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर व्यंग भी कसा और सवाल उठाए। सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बाद में इस पर पछताएंगे। आज देश और दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। ऐसे में विपक्ष और कांग्रेस देश की छवि को धूमिल करने में जुटे हैं। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing and a very in a wrong manner. सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे पर पेश किया और मणिपुर न्याय चाहता है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि विपक्ष के लिए विश्वास प्रस्ताव है, क्योंकि विपक्ष इसके माध्यम से ये देखना चाहता है कि उनके साथ कितने लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। उन्होंने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का कारण है कि सोनिया गांधी अपने बेटे और दामाद के लिए कुछ करना चाहती हैं। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि मैं आज केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। भले ही हम एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन मैं केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा के लिए किए गए कई कामों के लिए आभारी हूं। इसीलिए किसी भी स्थिति में मैं आज कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी और नेता के तौर पर असमर्थ हूं। I cannot support a no confidence motion against a central government today, even though we are against the BJP as a political party. But the central government, which may not have given us our entire wish list. No central government ever can give every state government's entire wish list. I recognize that fact. There are fiscal constraints where resources are in short supply, and therefore it's not possible for every central government to give in to every state government demand. राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन के मॉनसून सत्र के बची हुई शेष अवधि से निलंबन के मुद्दे पर सभापति ने कहा कि निलंबन की कार्रवाई पर सदन के द्वारा प्रक्रिया को अभी पूरे किए जाने तक फैसला होना बाकी है। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होने के बाद सदन के सभापति ने ये बात कही। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन अपने व्यवहार पर यदि खेद व्यक्त करें तो सदन को चलाने की प्रक्रिया में उन पर
कार्यवाही को एक्सट्रीम स्टेप तक जाने तक रोका जा सकता है। सशस्त्र बलों की मजबूती के लिए अंतर सेवा संगठन, कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को आज संसद से पारित किया गया। इस बिल का उद्देश्य सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस बिल को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, जिसे राज्यसभा से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि ये बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए, और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सेनाओं को सशक्त करना बेहद आवश्यक है। बेहतर तालमेल से ही हमारी सेनाएं वांछित परिणाम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। इसीलिए सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही इस बिल को लाया गया है। लोकसभा द्वारा इस बिल को विचार करने के बाद पारित किया गया है, और माननीय सभापति महोदय, जब भी कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है तो समय की मांग के अनुसार उसे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी करने की जरूरत होती है। कानूनों के संबंध में भी मैं यह मानता हूं कि यही बात पूरी तरह से लागू होती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की प्रगति में बाधा डाल रहे बहुत सारे पुराने कानूनों को रद्द किया है, और कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में उन्होंने संशोधन किया है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया यह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है, और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती दे देना है। राज्यसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इससे पहले विधेयक 4 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। संशोधन के बाद विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति को IIM का विजिटर बनाया जाएगा। उनके पास उनके कामकाज का ऑडिट करने, पूछताछ का आदेश देने का अधिकार शामिल है। राष्ट्रपति के पास निदेशक के साथ साथ इसके बोर्ड के अध्यक्षों को नियुक्त करने या हटाने की शक्तियां भी निहित हैं। हमने इस अमेंडमेंट में प्रोपोज किया है IIM का भी प्रमुख विजिटर होंगे, यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही होंगे। इसकी जो डायरेक्टर की नियुक्ति, उसके ऊपर उसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनती थी, बोर्ड जो बनती थी, बोर्ड की मुखिया की नियुक्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मेंबर और डायरेक्टर, ये सब सरकारी संस्था होने के उपरांत इनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के साथ नहीं है। इसीलिए IIT में जैसे बोर्ड की गठन, बोर्ड की चेयरमैन की नियुक्ति और डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसकी एक सेटल प्रक्रिया सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है, और सब ऑटोनॉमी के साथ है, सब ऑटोनोमस है, सब एकेडमिक एक्सीलेंस उनकी रहे, इस पैरामीटर्स के साथ है। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, आइजर की इक्विवेलेंट IIM को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आज सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा उठाया। एक अमेरिकी अखबार ने एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा अखबार बताया है। इस अखबार ने इन अहंकारी नेताओं के गठजोड़ का खुलासा किया है, जिनके रिश्ते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सामने आए हैं।
पहले हम सोचते थे कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही चीन और रूस के इशारे पर चलती है, लेकिन फिर हमें इसकी भनक लग गई कि 2007-8 में कांग्रेस के स्थायी युवा नेता भी चीन के इशारे पर चले। यूपीए और कांग्रेस के शासनकाल में चीन के साथ आर्थिक व्यापार के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। अब न्यूज़ क्लिक का मुद्दा उन लोगों पर गंभीर सवाल उठाता है जो लोकतंत्र की बात करते थे और आरोप लगाते थे कि भारत स्वतंत्र प्रेस को लेकर परेशानी का सामना कर रहा है। अब ये स्पष्ट है कि वे सभी पेड मीडिया थे जिन्होंने झूठे आख्यानों का प्रचार किया, जिसके लिए कांग्रेस के नेता टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इसकी पुष्टि करेंगे। आज देश की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में उठाया। बहुत ही एक गंभीर विषय देश के समक्ष एक ऐसे अखबार ने उठाया है अमेरिका के, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री विश्व का सबसे बड़ा अखबार कह के दुआई दिया करते थे। उसी अखबार ने पर्दाफाश किया है इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का, जिनके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आज सबके सामने आए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर मीडिया में चाइनीज फंडिंग के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक, चीन और कांग्रेस के बीच साठगांठ का आरोप लगाया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चीन का हाथ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा कैसे लिया और इसका इस्तेमाल कहां किया गया। उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि चीन न्यूज क्लिक को फंड देता है तो उन्होंने उसका समर्थन क्यों किया। फिर मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, न्यूज़ क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहाँ कहाँ मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफ़ी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफ़ी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। आप देश से माफ़ी मांगिए कि जो चाइना न्यूज़ क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत चेन्नई में रचेगा इतिहास, या मलेशिया पहली बार जीतेगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब? पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया भी होंगे खिताब के प्रबल दावेदार। 6 देशों के बीच होने वाले इस महाभिड़ंत पर हम रखेंगे पल पल नजर। चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच देखिए दूरदर्शन के साथ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष में आपस में जो अविश्वास है उसके लिए है। सूत्रों के हवाले से पीएम ने यह भी कहा कि कल विपक्ष वालों ने राज्यसभा में कहा था कि ये सेमीफाइनल है और सबने उसका नतीजा देख लिया है और राज्यसभा में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला। संसद परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल और नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। ये बैठक आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आयोजित की गई।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कल यानी 9 अगस्त को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो अभियान चलाने का आह्वान किया। अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन मौन जुलूस निकालना है और हर घर तिरंगा अभियान निकालना है। 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बैठक में हर गांव से अमृत कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ पत्र के जरिए हर घर से संपर्क किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। पीएम मोदी का एनडीए सांसदों से मिलने का क्रम जारी है। आज पीएम मोदी शाम को राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों के साथ उनकी बैठक होगी। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में नई ऊर्जा लाने के इरादे से एनडीए सांसदों के छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, जिनसे पीएम मोदी अलग अलग दिन पर मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतियों पर बात हो रही है। पीएम का फोकस इस बात पर है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने उत्तर पूर्व के युवाओं के लिए विशेष पहल की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए 360 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना शुरू की गई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस विशेष पहल के तहत 2023-24 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के 2.5 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें से 2 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारे देश में बेरोजगारी को क्विट इंडिया करानी है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत करेंगे, डेवलप्ड कंट्री हम बनेंगे, आत्मनिर्भर होंगे। 2 शब्द कहा है, डेवलप कंट्री
आत्मनिर्भर ये बिना स्किल डेवलपमेंट के हो ही नहीं सकता है। आत्मनिर्भर कैसे होंगे? अगर हम स्किल होंगे तो भी तो काम मिलेगा, तभी तो आत्मनिर्भर होंगे। हम आत्मनिर्भर होंगे तभी तो देश की अर्थनीति बड़ा होगा, विकसित होंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार की दिशा में ये पहल काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। Transforming lives, building futures, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव से इस क्षेत्र को बहुत बड़ा उपयोग होगा। इसीलिए इस कार्यक्रम के द्वारा लगभग फर्स्ट फेज टारगेट 2.5 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उपयोग होगा। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद स्थिति को सामान्य करने का प्रयास जारी है। आम जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। जिले में हरियाणा राज्य परिवहन डिपो की बस सेवा बहाल हो गई है। प्रशासन सभी समुदायों के साथ शांति बहाली में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। नूंह में आज भी इंटरनेट बैन रहेगा। किसी भी तरह की अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार जुटी हुई है। शांति बहाली के लिए जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने पहले 2 मैच जीतकर 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में अगर भारत को सीरीज में बने रहना है तो आज का मैच जीतना ही होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।